हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, सॉरी, अभी इंटर का एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें और आपका फ्यूचर अच्छा हो। हम यही हमेशा ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपका आने वाला कल बहुत ही बेहतर हो। जिस सिचुएशन से आप लोग जूझे हैं उससे मोर बेटर हो। देखिए, कुछ बच्चे का छूट गया था क्लास ऑब्जेक्टिव का, तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्डिंग पढ़ाने वाले हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोई लाइट है बाबू, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, ये मान लेते हैं एयर है, ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है, इधर मान लीजिए वाटर है। अगर कोई रे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो देखिए उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये रे लाइट है, तो मान लेते हैं यहां पे सिर्फ याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी, यहां पे मान लो एयर के केस में स्पीड c है, स्पीड c है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है, और यहां पे v है, f डैश लैम्डा डैश। तो याद रखिएगा लैम्डा पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट। यानी मीडियम को चेंज करने से एक ही चीज चेंज नहीं होता है, वह क्या है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो लैम्डा डैश का वैल्यू लैम्डा बाय म्यू होगा, और अगर वेलोसिटी v की बात करते हैं तो c बाय म्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो सिर्फ याद रखिएगा एक ही चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है, वह क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी। वह क्या है, फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज सभी कुछ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मान लेते हैं दूसरा चीज जो पूछे जाते हैं, अगर ऑब्जर्वर, याद रखिएगा बाबू कौन चीज, ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर आपका किस मीडियम में रहता है, रेरर मीडियम में, और इमेज देखते हैं डेंसर से, तो इमेज का पोजीशन हमने पढ़ा चुके हैं। इमेज आई डैश का वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट के पोजीशन में म्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से कि अगर मान लेते हैं प्लेन मिरर की बात करते हैं और दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री रहता है, थीटा का वैल्यू, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज, तो एक m लिख दीजिएगा। m का वैल्यू रटा चुके हैं, 360 बाय थीटा होता है, 360 बाय थीटा होता है, और ये आपको निकलेगा 6 एक इवेन नंबर है। कौन सा नंबर है बाबू, इवेन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेज की बात करते हैं, n को कहते हैं नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू होगा m-1। तो याद रखिएगा 6 में से 1 गया तो 5। सबसे पहला चीज याद रखिएगा आप लोग, m एक नंबर है जिसका वैल्यू 360 बाय थीटा होता है। m एक नंबर है जिसका वैल्यू 360 बाय थीटा होता है, और आपके दिमाग में अब ये चलना चाहिए, अगर m फ्रैक्शन में है, अगर m फ्रैक्शन में है तो नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m होता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक इवेन होता है, दूसरा ऑड होता है। इवेन रहेगा तो m-1, इवेन रहेगा तो m-1, ऑड रहेगा तो m का वैल्यू n के बराबर होते हैं। कभी कभी m-1 भी होता है अगर बाइसेक्टर लाइन पे रहेगा तब। ये छोटा छोटा चीज है, इसको जल्दी जल्दी बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब इसके बाद आप लोग को समझना होगा इसमें कि प्लेन मिरर के चलते
इमेज का जो हाइट होता है उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट होता है, लेकिन इसके चलते सीधा तो बनता है लेकिन आभासी बनता है, यानी वर्चुअल। ध्यान में याद रखिएगा, आप लोग के दिमाग में होना चाहिए ये चीज कि प्लेन मिरर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि प्लेन मिरर के चलते इमेज कैसा होता है। प्लेन मिरर, तब प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो याद रखिएगा इरेक्ट, वर्चुअल, इक्वल इन साइज, इक्वल साइज। और मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू याद रखिएगा, इसमें हमेशा मैग्नीफिकेशन जिसको m के नाम से जानते हैं, और इसका वैल्यू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इसका वैल्यू 1 होता है, +1। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। ये प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है आपके पास। अब इसके बाद देखिए, प्लेन मिरर के चलते पूछे जाते हैं बराबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए ध्यान से, आगे और चीज के विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जैसे आप लोग लेंस फार्मूला तो सभी लोग जानते हैं, मिरर फार्मूला भी जानते हैं। मिरर फार्मूला की बात करते हैं तो मिरर का फार्मूला सभी को पता है हमेशा। मिरर फार्मूला वन बाय भी प्लस 1/u बराबर 1/f। मिरर फार्मूला हो गया। लेंस फार्मूला की बात करते हैं। लेंस फार्मूला तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस और मिरर फार्मूला हो गया आपके पास। देख लीजिए, एक बाबू सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कर्व फार्मूला। कर्व फार्मूला देखिए ये क्या होता है। कर्व फार्मूला रटाए थे आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व फार्मूला की बात करते हैं। कर्व लीनियर फार्मूला μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें ध्यान में ये रखना है कि जहां पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको μ1 मानिएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसको μ1 मानिएगा, और जहां इमेज बनेगा उसी को μ2 मानिएगा। एक आता है लेंस मेकर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबू। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। इस पे ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। 1/, फोकल लेंथ की बात करते हैं तो म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला की बात करते हैं तो 1/, फोकल लेंथ का वैल्यू, 1/, फोकल लेंथ का वैल्यू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखिएगा, म्यू रिलेटिव जो कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, याद यही रखिएगा आप लोग। इसका सिंपल फार्मूला होता है म्यू रिलेटिव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। याद रखिएगा आप लोग, फोकल लेंथ वाटर का होता है 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। वाटर का फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं, तो इसी से हम लोग निकालते हैं। फोकल लेंथ ऑफ वाटर का फार्मूला होता है 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। वाटर का फोकल लेंथ होता है 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। वाटर का फोकल लेंथ की बात करें तो 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर होगा, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लोग को अब समझना होगा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है आप लोग को प्रिज्म के विषय में पढ़ना। प्रिज्म, प्रिज्म देखिए बाबू, याद रखना है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल इसको ए के नाम से जानते हैं। ये अगर प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है मान लीजिए, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट सरफेस, और ये होता है इमर्जेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस। इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो प्रिज्म एंगल R1 प्लस R2 का वैल्यू होता है A के बराबर, R1 प्लस R2 का वैल्यू A के बराबर होता है। इसी को हम लोग एफएक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं, एफएक्स एंगल के नाम से। इसी का नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो प्रिज्म एंगल सिंपल याद रखिएगा, R1 प्लस R2 को प्रिज्म एंगल कहते हैं, R1 प्लस R2 को प्रिज्म एंगल कहते हैं। इसी को एपेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल की बात करते हैं, डेविएशन एंगल का, तो इसका फार्मूला होता है इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस प्रिज्म एंगल। इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस प्रिज्म एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल के नाम से जानते हैं। इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट, इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस प्रिज्म एंगल को डेविएशन एंगल के नाम से जानते हैं। इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस प्रिज्म एंगल को डेविएशन एंगल कहते हैं। मिनिमम डेविएशन याद रखिएगा, मिनिमम, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो मिनिमम डेविएशन होने के लिए ज़रूरी है आपका कि इंसिडेंट एंगल बराबर क्या हो, इमर्जेंट। इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल सेम है तो डेविएशन कैसा होगा, मिनिमम। मिनिमम डेविएशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल अगर सेम है तो डेविएशन मिनिमम होगा। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ही है कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए ध्यान में ये भी रखना है आपको कि अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो म्यू का सिंपल वैल्यू होता है साइन डेल्टा मिनिमम, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस प्रिज्म एंगल बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2।
मिनिमम डेविएशन के केस में सिंपल याद रखिएगा, म्यू का वैल्यू होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अगर प्रिज्म एंगल का वैल्यू 10 डिग्री से बड़ा रहेगा तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री, प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री इफ, अगर प्रिज्म एंगल का वैल्यू 10 डिग्री से छोटा होता है तो देखिए साइन हट जाएगा अपने आप, तो म्यू का वैल्यू होगा यहाँ से डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम बाय ए प्लस ए बाय ए कट के ये 1 हो गया बाबू, तो म्यू माइनस 1 बराबर डेल्टा मिनिमम बाय ए। तो डेल्टा मिनिमम की बात किया जाए तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू होगा म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल, म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। डेल्टा मिनिमम का सिंपल वैल्यू होगा म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल, 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 म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपको याद रखना है कि प्रिज्म एंगल का वैल्यू 10 डिग्री से छोटा हो, प्रिज्म एंगल का वैल्यू 10 डिग्री से छोटा हो। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा मीन डेविएशन। मीन की बात करते हैं, कोई पूछेगा कि किस कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है तो याद रखिएगा रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा रेड सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा, वैलेट कलर का। पहला पॉइंट क्लियर, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद किसका होता है, वैलेट कलर का। तो डेविएशन डिपेंड करता है म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल पे, म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। तो ध्यान से देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है, एक कॉची फार्मूला बोले थे, कॉची फार्मूला। कॉची फार्मूला क्या होता है बाबू, याद रखिएगा आप लोग, म्यू का वैल्यू होता है ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा का पावर 4 डॉट डॉट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो सिंपली याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जिसका भी वेवलेंथ होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो डेविएशन सबसे ज़्यादा वैलेट का होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड का। डेविएशन सबसे ज़्यादा वैलेट का होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। क्लियर हो गया। जिंदगी का पता ही न था ये किस कदर चोट खाए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ बढ़ना होगा आप लोग को। सबसे पहला चीज है प्रिज्म में समझना कि मान लेते हैं ये तो हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डेविएशन पहले लिखिए। एंगुलर डेविएशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू
प्रिज्म एंगल, म्यू बाय माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। एंगुलर डिस्पर्सन जिसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा, इसका सिंपल फार्मूला होता है म्यू भी, अच्छा ये तो हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, एक मिनट सॉरी, मीन डेविएशन ये होता है। एंगुलर डिस्पर्सन की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्पर्सन में सिंपल याद रखिएगा, आपको सीधा होगा इसका वैल्यू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल। मीन डेविएशन की बात करते हैं, मीन डेविएशन तो इसका सिंपल फार्मूला होता है म्यू बाय माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्सन हो या मीन डेविएशन हो, एंगुलर डिस्पर्सन हो या मीन डेविएशन हो, ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है प्रिज्म मटेरियल और प्रिज्म एंगल। ये दोनों चीज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिज्म मटेरियल and prism angle, prism material and prism angle। सिंपल याद रखिएगा, एंगुलर डेविएशन हो या मीन डेविएशन हो, एंगुलर डिस्पर्सन कहिए या डेविएशन कहिए, बात बराबर है। अब देखिए एंगुलर डिस्पर्सन की बात करते हैं ओमेगा, तो इसका फार्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। तो ये कट गया, तो यहाँ से म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, यानी एंगुलर डिस्पर्सन ओनली डिपेंड करता है प्रिज्म मटेरियल पे। किस पे? प्रिज्म मटेरियल पे। किस पे? प्रिज्म मटेरियल पे। किस पे? प्रिज्म मटेरियल पे। ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे बाबू? तो याद रखिएगा, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है आपको प्रिज्म एंगल पे। तो एंगुलर डिस्पर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल से ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया बढ़िया से? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, जब भी ऐसा पूछेगा तो जो नहीं रहेगा उसके बदले आप सिर्फ क्या कर दोगे? 0। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा कहते हैं। सॉरी यार, देखिए पूछा जाता है कि मान लेते हैं यहां पे अगर आपको कहेगा 2 प्रिज्म है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है? तो उस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछता है। सबसे पहला चीज इसमें आपको समझना होगा, हमने पढ़ाए थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रिजॉल्विंग पावर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई पूछेगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब पॉसिबल है, तो सिंपल याद रखिएगा, अगर सन से कोई लाइट आता है और उसको डस्ट पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और उसको दूसरे डायरेक्शन में जो इमिट करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। इसमें इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ रे लाइट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 4, वेवलेंथ का पावर 4। तो इसीलिए I1/I2 की बात करते हैं तो λ2/λ1 का पावर 4। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की बात करते हैं I1/I2 की बात करते हैं तो λ2/λ1 का पावर 4, λ2/λ1 का पावर 4, λ2/λ1 का पावर 4। जैसे कभी कभी दिया रहता है इफ λ1 बराबर 300 या 200 मान लो दिया है, या 2000 नैनोमीटर, और λ2 का वैल्यू दे दिया है आपको 3000 नैनोमीटर, और आपसे पूछा जाएगा I1/I2 का रेशियो, तो सीधा याद रखिएगा I1/I2 का रेशियो पूछता है तो I1/I2 का रेशियो सीधा होगा λ2/λ1 का पावर 4। तो यहाँ से अगर इसको काटते हो आप लोग तो ये हो जाएगा 3000/2000 का पावर 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये और ये कट गया तो 81/16, 81/16 हो जाएगा। तो इस तरीका से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली याद रखिएगा कि हम लोग सीधा जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा रिजॉल्विंग पावर के विषय में, तो रिजॉल्विंग पावर पहले ही रटा चुके हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। रिजॉल्विंग पावर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर 1 रिजॉल्विंग पावर 1/रिजॉल्विंग पावर 2, रिजॉल्विंग पावर 1/रिजॉल्विंग पावर 2 बराबर होगा λ2/λ1। रिजॉल्विंग पावर 1/रिजॉल्विंग पावर 2 की बात करते हैं तो λ2/λ1। रिजॉल्विंग पावर 1/रिजॉल्विंग पावर 2 की बात करते हैं तो λ2/λ1। यानी रिजॉल्विंग पावर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेवलेंथ का। किसका, वेवलेंथ का। किसका, वेवलेंथ का। किसका, वेवलेंथ का। क्लियर हो गया। उसके बाद दोष, आंख में जो दोष होता है, जैसे मान लेते हैं शॉर्ट साइटनेस रहेगा तो उसमें कॉनकेव मिरर का, किसका, मिरर की लेंस, कॉनकेव लेंस, यही देखना चाह रहे थे। कॉनकेव लेंस का अगर मायोपिया रहेगा, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें नज़दीक के चीज़ को देख पाते हैं और दूर के चीज़ को देख नहीं पाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस का। और हेट्रोमायोपिया यानी दूर दृष्टि जिसको कहते हैं, इसमें किस लेंस का यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस का। तो हम देखते हैं, कल इसको सबको पढ़ा देंगे, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कल इस पूरा 12th का जो भी पोर्शन है, छोटा छोटा चीज़ सबको पढ़ा दिया जाएगा।
मज़े ले ले करके पढ़ा कर कीजिए और अच्छे से बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा। सभी लोग, किसी को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ाए हैं उसको मुस्तैदी के साथ अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए और देखिए आपको किसी भी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, ना सब्जेक्टिव में, ना 2 नंबर में। आप लोग को बार बार हम भरोसा के साथ कहते हैं कि जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ें। हमने बोले थे, लोग कहते हैं लक, लक क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करते हैं तो लक तो निश्चित आपका साथ देगा, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं इसी पे डिपेंड करता है लक। लक कोई वर्ड होता नहीं है। लोग आजकल बनावटी वर्ड यूज करते, जो डरे रहते हैं वही लक लक की बात करता है। ये लक कोई वर्ड नहीं है। डरना नहीं है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। जिंदगी सबको एक ही बार मिला है जनाब। इस जिंदगी में इतना मेहनत करिए, इतना कर्म करिए जो कि आने वाला कल आपको याद रखे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को एंड कर रहे हैं। अगले दिन हम इसके आगे बात करते हैं आप लोग से। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको।